नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बात करेंगे दिल्ली ब्लास्ट केस की। दिल्ली ब्लास्ट केस एक ऐसा मामला है जिसने पूरे देश की नींदें उड़ा दी हैं और जिसकी गूंज अब दिल्ली की गलियों से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के दफ्तरों तक सुनाई दे रही है। शुरुआत में जिसे एक साधारण धमाका समझा गया था, एनआईए की तफ्तीश ने उसे एक बेहद सुनियोजित, सोची समझी साजिश और अब तक का पहला सुसाइड अटैक दिल्ली में करार दिया है। इस खास रिपोर्ट में हम आपको ले चलेंगे उसी तफ्तीशी सफर पर जहां एक एक कड़ी जुड़कर एक बड़े नेटवर्क की तस्वीर बनाती है। चाहे बात हो आरोपी आमिर रशीद अली की, जिसे एनआईए ने गिरफ्तार किया है, या फिर उस आतंकी उमर मोहम्मद की जिसने धमाके वाले दिन खुद को उड़ाकर पूरे देश को भी दहला दिया। इसी बीच फरीदाबाद में चल रही नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली और जम्मू कश्मीर में धमाकों में जो जान गंवाने वाले लोग हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी और ये साफ कहा कि आतंक के खिलाफ भारत की नीति बिल्कुल सख्त है और वो है जीरो टॉलरेंस की नीति। तो क्या है इस पूरी साजिश का असल चेहरा, कौन कौन से चेहरे तफ्तीश के दायरे में सामने आ रहे हैं और दिल्ली से लेकर नौगाम तक फैले इस नेटवर्क की अगली कड़ी क्या हो सकती है, पूरा मामला क्या है और एनआईए ने इस मामले को लेकर क्या रुख अपनाया है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने पहली आधिकारिक गिरफ्तारी के बाद सोमवार को अहम कार्रवाई की। आरोपी आमिर रशीद अली को दिल्ली के पटियाला हाउस की एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे। आरएएफ और दिल्ली पुलिस के जवान पूरी तरह मुस्तैद दिखे। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया, ताकि धमाके की पूरी प्लानिंग की तह तक जाकर जाँच की जा सके। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले के मुख्य आरोपी उमर को कार देने वाले आमिर रशीद, जिसको एनआईए ने गिरफ्तार किया था, तो स्पेशल एनआईए कोर्ट पटियाला हाउस में यहां पर पेश किया गया और कोर्ट ने उसको एनआईए के लिए की कस्टडी में 10 दिन के लिए दे दिया है। और सीधे तौर पर जब यहां पर उसको यहां पर लाया गया तो बड़ी तादाद में इस पूरे इलाके में सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया था, सुरक्षा व्यवस्था टाइट की गई थी। आमिर की गिरफ्तारी इसलिए काफी अहम और महत्वपूर्ण है क्योंकि आमिर ही वो शख्स था जिसके नाम पर I-20 कार रजिस्टर्ड थी। और अगर इस पूरी कड़ी को देखें तो जो लास्ट कड़ी थी I-20 कार की, जिससे फिदायीन हमला किया गया था 10 नवंबर को, जिस I-20 कार से फिदायीन हमला किया गया, वो कार सबसे पहले सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी, उसके बाद देवेंद्र और देवेंद्र के बाद वो कार आमिर रशीद के नाम पर रजिस्टर्ड थी। आमिर को 11 नवंबर को ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन उसके बाद उसको छोड़ दिया गया था। लेकिन अब फॉरेंसिक जो एविडेंस मिले उनके आधार पर आमिर को गिरफ्तार बाकायदा तौर पर कर लिया गया। एनआईए की जांच में ये बात सामने आई है कि आमिर सुसाइड ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर मोहम्मद के साथ साजिश में शामिल था। सबसे अहम पहलू ये है कि धमाके में जिस कार का इस्तेमाल किया गया वो आमिर रशीद के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। जांच अधिकारी इसे एक बड़ा लिंक मान रहे हैं और ये मानना है कि आमिर ने सिर्फ सहयोग नहीं किया बल्कि ब्लास्ट की प्लानिंग में सक्रिय भूमिका निभाई। एनआईए ने इस हमले को दिल्ली का पहला सुसाइड अटैक बताया है। आतंकी उमर मोहम्मद ने घटना वाले दिन खुद को उड़ा लिया था और अब उसके सहयोगी आमिर की गिरफ्तारी को एनआईए की तफ्तीश में सबसे बड़ी सफलता माना जा रहा है। दिल्ली और नौगाम धमाकों के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और ये गिरफ्तारी उसी गहन जांच का हिस्सा है जिसका मकसद हर साजिशकर्ता तक पहुंचना है। ये जो प्रोसीडिंग थी ये ऑन कैमरा थी, इन कैमरा थी, यानी कि आप समझ लीजिए कि जो केस से जुड़े हुए लोग हैं, यानी एजेंसी के लोग, पुलिस अधिकारी, वकील और आमिर के वकील, ये तमाम जो लोग केस से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं को कोर्ट रूम में रहने की इजाजत थी। कोर्ट ने एजेंसी के जरिए से तमाम रखे गए सबूतों और तमाम जो एविडेंस हैं उनको देखा और उन तमाम एविडेंस को एनआईए ने कोर्ट के सामने पेश किया। और कोर्ट में जब इन एविडेंस को पेश किया गया उसके बाद कोर्ट ने आमिर रशीद को एनआईए की कस्टडी में 10 दिनों के लिए भेज दिया है। अब आमिर से इन तमाम सवालों के जवाब लिए जाएंगे कि वो कैसे इस पूरी षड्यंत्र में
कैसे शामिल था, जिस तरीके से उसने कार उमर को मुहैया कराई, खरीद कर दी, वो दिल्ली आया, उसने ये i20 कार खरीदी और वो क्या कुछ करने वाला था, जो जिस तरीके से तमाम बातें एनआईए ने बताई कि 32 कारों का इस्तेमाल करके धमाके किए जाने थे, उसमें उसकी क्या भूमिका थी और वो किस तरीके से इस तमाम पूरे नेक्सस से लिंक था और कौन कौन दूसरे लोग हैं, उन तमाम सवालों के जवाब अब आमिर से लिए जाएंगे। इसी जांच के दौरान फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ी एक और संदिग्ध शख्सियत डॉक्टर शाहीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में ये पता चला है कि डॉक्टर शाहीन 3 बार पाकिस्तान और कुल 6 बार विदेश यात्रा कर चुकी हैं। 2013 में उन्होंने थाईलैंड की यात्रा की, जो अब सुरक्षा एजेंसियों के स्कैनर पर है। उधर फरीदाबाद में नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की 32वीं बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की। बैठक की शुरुआत में दिल्ली और जम्मू कश्मीर धमाकों में मारे गए नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस बैठक में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में कहा कि हम आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रहे हैं और हर आतंकी साजिश का जवाब कड़ी कार्रवाई से दिया जाएगा। तो एक तरफ दिल्ली ब्लास्ट की साजिश में शामिल आमिर रशीद की गिरफ्तारी एनआईए के लिए अहम सफलता है और दूसरी तरफ नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक में उत्तर भारत की सुरक्षा रणनीति को और मजबूत करने पर बल दिया गया। जांच एजेंसियों को अब ये उम्मीद है कि रिमांड के दौरान कई और अहम खुलासे होंगे, जो इस पूरी साजिश की बाकी कड़ियों को भी सामने लाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस खास रिपोर्ट में आपने देखी दिल्ली ब्लास्ट केस में सामने आई वो परतें जो ये बताती हैं कि सुरक्षा तंत्र ने किस तरह हर छोटी बड़ी जो कड़ी है उसे जोड़ते हुए इस साजिश को बेनकाब करने का एक बीड़ा उठा लिया है। आमिर रशीद की गिरफ्तारी, फरीदाबाद मॉड्यूल की गतिविधियां, डॉक्टर शाहीन की विदेश यात्राओं से जुड़े नए खुलासे और एनआईए की ये मान्यता कि ये दिल्ली का पहला सुसाइड अटैक था, ये सब इस बात के गवाह है कि खतरा जितना गहरा था, जवाब भी उतना ही मजबूत होना जरूरी है। उधर नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक में जिस तरह सुरक्षा रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई है, उसमें ये साफ संदेश दिया गया कि देश आतंक के हर शक्ल सूरत के खिलाफ एकजुट है। जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद का ना कोई मजहब होता है, ना कोई सरहद, और इसका सिर्फ एक जवाब है, वो है कड़ी कार्रवाई और पूरी तरह से सख्ती। आने वाले दिनों में एनआईए की रिमांड पर चल रही पूछताछ से कई और अहम खुलासे सामने आने की उम्मीद है, जो इस नेटवर्क के बाकी चेहरों को भी सामने ला सकते हैं। हम इस केस की हर अपडेट के साथ आप तक पहुंचते रहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा केस बन गया है जो देश की सुरक्षा, हमारी कौमी जिम्मेदारी और निर्दोष जिंदगियों का सवाल बन गया है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।